नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है और 8 फरवरी को मतगणना है। 8 फरवरी को ये साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन विपक्ष में बैठेगा, किसको कितनी सीटें मिली हैं, किसको कितने परसेंट वोट शेयर मिला है। ये सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा 8 तारीख को कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहता है इन विधानसभा चुनावों में। कांग्रेस पार्टी सीट जीत पाती है तो कितनी जीत पाती है, उसका वोट शेयर जो 5% से भी कम है वो थोड़ा इंक्रीज होता है या उससे नीचे जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और मैं अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल की कामयाबी कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे टिकी हुई है। जैसा कांग्रेस का परफॉर्मेंस होगा, अरविंद केजरीवाल की कामयाबी भी उसी तरह की होगी। उनकी सफलता उसी पर निर्भर करती है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। वोट शेयर बढ़ा पाती है कांग्रेस पार्टी और उसको सीटों में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं कर पाती, ये देखने वाली बात है। बात करें मुद्दों की तो दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जिनके लिए मुद्दा है उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो इसको मुद्दा नहीं मानते हैं जैसे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, तो उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं। दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है, पर आम आदमी पार्टी इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये जो पोल्यूशन है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब ये उत्तर प्रदेश हरियाणा का नाम कम लेते थे, पंजाब के नाम की ज्यादा माला जपते थे कि ये पूरा का पूरा प्रदूषण पंजाब से आता है दिल्ली में। अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है तब ये कहते हैं कि नहीं, पंजाब तो इतने किलोमीटर दूर है, यहां से जो धुआं है वो इधर नहीं आ सकता, जो प्रदूषण है पराली का वो इधर नहीं आएगा, ये हरियाणा और यूपी का है। बड़ पलटी मारते हैं। सड़क, इस बार सड़क दिल्ली में बहुत बड़ा मुद्दा है। देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी, इसकी सड़कें कैसी होनी चाहिए आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी जो देशों की राजधानियां हैं उनसे। ये जितनी भी बाहर जो राजधानियां हैं, अब किस किस का नाम लूं मैं, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि वहां की सड़कें कैसी हैं और यहाँ की सड़कें कैसी है। यूट्यूब पे जाकर, सोशल मीडिया पर कहीं भी जाकर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि 10 साल में दिल्ली में कितना विकास हुआ है सड़कों के मामले में। वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई भी एक मुद्दा है। पानी आता है और केजरीवाल सरकार या फिर आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि दिल्ली में पानी मुफ्त है, पर पानी इतना गंदा आता है, इतना घटिया पानी आता है कि आप पीना तो छोड़िए, आप नहा नहीं सकते उस पानी से। तो पानी भी एक मुद्दा है। नालों की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है। और आपको याद होगा कि राजेंद्र नगर में और सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से एक लाइब्रेरी में पानी चला गया था, उसमें 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और इन सब मुद्दों पर एक मुद्दा जो आजकल सबसे भारी है वो है शीश महल। शीश महल की राजनीति विपक्षी दल तो कर रहे हैं, उनका बनता है, पर आम आदमी पार्टी शीश महल पर जवाब देने के चक्कर में इसमें उलझती जा रही है। और ज्यादा जितना ये शीश महल के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने की कोशिश करेंगे, ये फंसते जाएंगे। याद दिला दूं आपको कि दिल्ली में कोई भी आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है। मुख्यमंत्री को कोई भी बंगला पीडब्ल्यूडी यहां पर अलॉट करती थी अब तक, और उसी में मुख्यमंत्री रहते थे, चाहे वो शीला दीक्षित रही हो, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज या कोई भी, उसी में रहे हैं जो भी पीडब्ल्यूडी ने इनको दिया है। शीला दीक्षित की बात करते हैं। शीला दीक्षित को पहले बंगला मिला था मथुरा रोड पे, उसके बाद मिला था मोतीलाल नेहरू मार्ग पे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे बंगला ऐसा दिया वैसा दिया। अरविंद केजरीवाल खास आदमी, पूरे गाजे बाजे से कस्में वादे उठा के संकल्प लेकर आए थे राजनीति में, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला ले लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अब जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो बंगला है उनका 6 नंबर, वो जो उनको अलॉट हुआ था, उन्होंने क्या किया कि उसके आसपास के बंगले भी 1-2 तोड़ के उस एरिया को बड़ा कर दिया और अपने लिए एक आलीशान वहां पर शीश महल बनवाया। ऐसा विपक्ष का कहना है।
और उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं, उसमें घोटाला हुआ है और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अनाधिकृत तरह से उस बंगलों में लगाया गया है, जबकि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। आपको बता दूं मैं फिर, आधिकारिक आवास दिल्ली में कोई भी नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, जैसा बाकी प्रदेशों में है। जैसे उत्तर प्रदेश में है 5 कालिदास मार्ग, तो अब तक जितने मुख्यमंत्री वहां पर हुए हैं उसी में रहते हैं, और आने वाले टाइम में जो भी होंगे वो उसमें है। फिर अगर सरकार को कुछ बदलना होगा तो वो विधानसभा में बिल लेकर आएगी, उसके लिए कानून में संशोधन करेगी, और दूसरा बंगला उनको अगर बदलना होगा तो बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल को भी चाहिए था, 10 साल शासन में थे, कि वो यहाँ पर विधानसभा में बिल लेकर आते और इसको संशोधन लेकर आते कि भाई हम मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक निवास बनाना चाहते हैं, उसके बाद वो बना लेते। अगर वो ऐसा करते तो उनकी राजनीति पे बट्टा लग जाता, क्योंकि ये फिर और बड़ा मुद्दा बन जाता कि आम आदमी पार्टी जो कहते थे कि हम एक कमरे के फ्लैट में रह के सरकार चलाएंगे। शीला दीक्षित ने घर में 12-12 एसी लगवा रखे हैं और उनके बाथरूम में एसी लगाया है। मेरा कलेजा फट जाता है कि दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा मुख्यमंत्री वो बिजली का बिल भरने में देती है, और दिल्ली की 40% जनता झुग्गी में रहती है, तो कैसे एक मुख्यमंत्री इतने बड़े बंगले में रह सकती है जिसमें 12 एसी लगे हों। फंस जाते। इसलिए वो विधानसभा में संशोधन नहीं लेकर आए। उन्होंने बैकडोर से, क्योंकि उनके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, पूरा दिमाग लगाया, क्योंकि पढ़े लिखों की सरकार है, अनपढ़ की किसी की होती तो वो नहीं लगा पाता। उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई 10 करोड़ से ऊपर का जो काम होगा उस पर एलजी के साइन चाहिए। तो जितने भी बिल बनेंगे 10 करोड़ से नीचे बनेंगे जी, 9 करोड़ 90 लाख, 9 करोड़ 50 लाख, 9 करोड़ 40 लाख, एलजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो जो रास्ता चुना कर तो लिया, पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। और पकड़े गए शीश महल में, ये लगवाया पर्दे, टॉयलेट सीट, मिनी बार, स्विमिंग पूल, ये वो दुनिया भर के उन पर आरोप लगे। आखिर में मुख्यमंत्री जी जेल गए थे शराब घोटाले में, वापस आए, इस्तीफा दिया, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी और बंगलो खाली करना पड़ गया। अब वो बंगलो खाली होने के बाद आतिशी जी अड़ गई कि मुझे ये बंगलो चाहिए, जबकि दिल्ली का जो दिल्ली पीडब्ल्यूडी के नियम है वो कुछ और है। और अभी जब आचार संहिता लागू होने से पहले आतिशी जी ने फिर एक बार रोना रोया प्रेस के आगे आके कि भाई मेरा सामान 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले से बाहर फेंक दिया, जबकि उनको अलर्ट नहीं हुआ था। जब उनको अलर्ट हुआ था तब उन्होंने पोजीशन नहीं लिया, और पोजीशन नहीं लिया तो एक टाइम के बाद आके, जैसे एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायरी डेट पे आके उनका अलॉटमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो गया, और उनको पीडब्ल्यूडी ने 2 और बंगलों की चॉइस दी थी कि आप इनमें से चुन लो, इनमें से किसी में रह लो। हालांकि मथुरा रोड पर आतिशी सिंह को बंगला मिला हुआ है, और वो बंगला जिसमें शीला दीक्षित ने 5 साल सरकार चलाई थी, वो बंगला मिला है, कोई छोटा मोटा बंगला नहीं मिला है। उसके बावजूद उनको ये वाला बंगला चाहिए था, 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला। जबकि बीजेपी जो विपक्ष की पार्टी है उसका कहना है कि उनको कालकाजी में भी एक आवास मिला हुआ है, और वो मथुरा रोड वाले पे रहती भी नहीं है। अब ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी बंगलों पर राजनीति कर रही है। वो अपने आप को दुखियारी दिखाना चाहते हैं, विक्टिम दिखाना चाहते हैं, ताकि सिंपैथी क्रिएट हो आम आदमी पार्टी के प्रति और अरविंद केजरीवाल के प्रति, क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। तो आतिशी सिंह ने जब आरोप लगाया, उसके अगले दिन संजय सिंह ने और ये घोषणा की कि वो मीडिया के साथ 6 फ्लैग रोड स्टाफ वाले जो बंगला है, जो जिसको अरविंद केजरीवाल ने खाली किया है, वहां मीडिया वालों को लेकर जाएंगे और सबको दिखाएंगे कि उसमें क्या है। अच्छा, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो टॉयलेट सीट थी 10 लाख रुपए की, वो तो वहां से ले गए निकाल कर अरविंद केजरीवाल। अब पीडब्ल्यूडी के अंडर है वो बंगला, तो पीडब्ल्यूडी ने जो सांसद संजय सिंह और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं दिल्ली की सरकार के सौरभ भारद्वाज, उनको उस बंगले में जाने नहीं दिया। वो धरने पर बैठ गए। वहां धरने से उठे तो वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ चले गए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का नया नाम दिया है राजमहल। वो कह रहे थे कि अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगला भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, वो भी जनता के लिए खोला जाना चाहिए। थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, थोड़ा सा भी समझदार होगा, तो वो ये समझ सकता है कि अरविंद केजरीवाल और भारत के प्रधानमंत्री में बहुत बड़ा फर्क है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्री इसी चक्कर में खो दिए हैं, उनकी सुरक्षा में चूक हुई और उनको जान गंवानी पड़ी। भारत सरकार अब कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं होगी, और ये जो इनकी जो नीति है आम आदमी पार्टी की,
ये माहौल खराब करने वाली या जो उल्टे सीधे बयान देने वाली जो उनकी राजनीति है, उसके हिसाब से इनको चाहिए प्रधानमंत्री का बंगला भी खुलना चाहिए, उसमें ये चाहिए। पर प्रधानमंत्री का बंगला एक आधिकारिक आवास है, वो सरकार की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है। उसमें कुछ भी काम होगा तो उसके लिए टेंडर निकाला जाएगा, बाकायदा टेंडर प्रक्रिया होगी, उसके बाद जिसने काम करना है उसको चुना जाएगा और वो काम करेगा। अरविंद केजरीवाल के बंगले में ये फर्क है, अरविंद केजरीवाल के बंगले का काम जब हुआ तो कोई भी टेंडर नहीं दिया गया, कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जैसे एक काम को कराने के लिए होता है सरकारी, टेंडर निकाला जाता है, उसके बाद बोली लगती है, कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उस कंपनी को काम दिया जाता है, वो कंपनी काम करके देती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में। अब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ये बहुत बड़े बड़बोले और चाटुकार नेता हैं, चमचागिरी की पराकाष्ठा करने वाले। ये लोग प्रधानमंत्री आवास की तरफ गए तो इनको रेस्को मेट्रो स्टेशन पर रोक दिया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग प्रधानमंत्री के बंगले में जाके वहां पर कुछ ना कुछ अराजकता फैलाते, अपने समर्थकों के साथ वहां जाके अराजकता फैलाते, और ये एक तरह से हो सकता था, ये मेरा अनुमान है, गारंटी नहीं है इस चीज की, एक अनुमान है, एक मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूं कि ऐसा हो सकता था कि जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर में जब श्रीलंका की जनता घुसी तो उस जो उनका आवास था, सरकारी आवास, उसकी क्या हालत की थी। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो घर था, जब वो वहां से बांग्लादेश से निकल के भारत की तरफ आई थी और उन्होंने रिजाइन किया था, तो बांग्लादेश की जनता उनके घर में घुसी और उनके जो इनर वियर थे वो तक उठा के ले आई। तो मुझे जो लगता है कि ये लोग जाते अपने समर्थकों के साथ और अराजकता फैलाते, और ये अफवाह फैलाई जाती कि भारत में विद्रोह हो गया है और भारत की जनता ने प्रधानमंत्री के आवास में हमला कर दिया है, हल्ला बोल दिया है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थी। ऐसा भी हो सकता था। अगर ये नहीं होता तब, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो कुछ ना कुछ इनके जाने से कहीं ऐसा ना होता कि उनकी सुरक्षा में कुछ सेंधमारी हो जाती, या बाद में विदेशी ताकतें, जैसा कि आम आदमी पार्टी के बड़े सारे नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं कि भाई ये खालिस्तानियों से मिले हैं, उनसे मिले हैं, खुद अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से हाथ मिलाने का आरोप लगे थे, तो हो सकता था कि उसमें कुछ सेंधमारी हो जाती। तो ये जो अराजक राजनीति है, ये दिल्ली की जनता को खारिज करनी चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो हमारे देश को बर्बाद कर दे, हमारे देश पर कुछ दाग लगा दे। हमारे को ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की और प्रधानमंत्री मोदी की। अरविंद केजरीवाल क्या है? अरविंद केजरीवाल आज के समय में सिर्फ एक विधायक है, सिर्फ एक एमएलए हैं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। राजनीतिक पार्टी का संयोजक या राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कोई संवैधानिक पद नहीं है कि उसके बारे में अगर कोई बात बोली जाएगी तो सीधा प्रधानमंत्री से कंपेयर किया जाएगा। एक अर्धशासित राज्य, जहां सरकार को, जो राज्य सरकार है उसको पूरे अधिकार भी हासिल नहीं है, वहां का एक मुख्यमंत्री अपनी तुलना अगर भारत के प्रधानमंत्री से करता है तो इससे हास्यास्पद बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री की पावर एक मेयर से ज्यादा नहीं है। एक शहर का मेयर, उसके बराबर ताकत है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और वो अपनी तुलना महानतम नेताओं से करते हैं और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी तुलना करते हैं। उनको और उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ है ही नहीं, और अरविंद केजरीवाल के सामने तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट ही नहीं है नरेंद्र मोदी की, जबकि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता है, नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, और वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे सर्वोच्च नेता हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल का कंपेयर कहां तक ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो शीश महल वाली राजनीति है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी जो बन गया है, या यूं कहें कि एक सांप छुचुंदर वाली कहावत जो है,
वो अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल फिट बैठती है। अरविंद केजरीवाल पर सांप छुचुंदर वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जो शीश महल के घोटाले के उन पर आरोप लगे हैं, ना तो वो उसको स्वीकार कर पा रहे हैं और ना नकार पा रहे हैं। जैसे सांप अगर किसी छुचुंदर को अगर पकड़ लेता है मुंह में, और जब वो उसको खाने लगता है तब उसको याद आता है कि ये खाने की चीज नहीं, मैं तो चूहा समझ के पकड़ लिया इसको। अब सांप की मजबूरी ये होती है कि वो अगर उसको उगलेगा तो वो अंधा हो जाएगा और खाएगा तो मर जाएगा। सेम हालत अरविंद केजरीवाल की है। अगर वो स्वीकार करते हैं कि बंगले में अनाधिकृत तरह से उन्होंने काम कराए हैं और लीगल तरीके से काम नहीं हुए, तब उनकी राजनीति पे बट्टा लग जाएगा। और अगर वो डिनाई करते हैं तो विपक्ष उनको जीने नहीं देगा। यानी कि छछूंदर और सांप वाला खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है। और इन चुनावों में ये जो शीश महल का मुद्दा है, ये अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की पार्टियां, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे को सही तरीके से जनता के सामने ला पाई, सड़क और पानी, सीवर, यमुना और पोल्यूशन, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जनता को समझाना है कि ये सब आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है दिल्ली में। ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं दूसरों पे, कुछ ये कर नहीं सकते। इन्होंने इसमें कितना सुधार किया है 10 साल में, ये इनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए। ये रिपोर्ट कार्ड दें कि 10 साल में इन्होंने प्रदूषण के लिए दिल्ली में ये किया है, यमुना सफाई के लिए ये किया है, और ये करने के बाद क्या रिजल्ट है। तो आम आदमी पार्टी फंस सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।